Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is post payback profitability index method. So students, let's get start the video. So students, today's chapter name is capital budgeting, and capital budgeting के अंदर हमने we have studied so many methods. One is traditional methods and the other one is time adjusted method or discounted methods. तो traditional methods के अंदर हम पहले कर चुके हैं payback period method और payout और payoff method, जिसमें कि हम सिर्फ एक पेबैक पीरियड मेथड को ही कंसिडर करते हैं. पेबैक पीरियड के बाद जितना भी लाइफ टाइम होता है किसी प्रोजेक्ट का उसे हम इग्नोर करते हैं. तो इसके अंदर आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक पीरियड मेथड. So second point, it is improvements in traditional approach to payback period method. A is post payback profitability method. One of the serious limitations of the payback period method is that it does not take into account the cash inflows earned after the payback period. Hence, the true profitability of the project cannot be assessed. तो payback period method का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी होती है, अगर वो हमें एक पेबैक पीरियड टाइम के अंदर रिकवर हो जाती है, उसके बाद जो भी हमारी प्रोजेक्ट की अर्निंग्स होती है, एनुअल कैश इनफ्लो होता है, उसे हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं. पेबैक पीरियड रिकवर होने के बाद जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट से प्रोजेक्ट से अर्निंग्स होती है उसे हम इग्नोर करते हैं, जिससे कि हम प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को जज नहीं कर सकते. Hence, an improvement over this method can be made by taking into account the returns receivable beyond the payback period. इस मेथड्स के अंदर हम पेबैक पीरियड के बाद होने वाली जितनी भी अर्निंग्स हैं वो सबको हम कंसिडर कर रिटर्न्स, एंड दीज रिटर्न्स आर कॉल्ड पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स. तो पेबैक पीरियड रिकवर होने के बाद हमें एनुअल कैश इनफ्लो होता रहता है जब तक कि हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ है. तो पेबैक पीरियड के बाद जितना भी हमें प्रॉफिट्स होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स. मींस पोस्ट पेबैक पीरियड के बाद जो भी प्रॉफिट्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स. तो फार्मूला इसका है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100. तो जितना भी एनुअल कैश इनफ्लो होता है हमारा पेबैक पीरियड के बाद, उन सब का एडअप डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है इसका. तो इसके अंदर आज हम इस एग्जांपल 5 में से हम इसका सेकंड पोर्शन करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे. सो बी पार्ट इज इनिशियल आउटले ₹50,000, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन फर्स्ट 3 years ₹15,000. तो स्टूडेंट्स हमारी जो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो लगी है 50,000, और उस प्रोजेक्ट से हमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन जो कैश इनफ्लो हुआ, तो फर्स्ट 3 years हमें 15,000 मिलता रहा. मतलब पहले 3 साल हमें हर साल 15,000 15,000 15,000 मिलता रहा. इन द नेक्स्ट 5 years ₹5,000 हमें उस प्रोजेक्ट से मिलता रहा. पहले 3 साल 15,000 और अगले 5 साल हमें 5,000 उस प्रोजेक्ट से एनुअल कैश इनफ्लो, दैट इज़ आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन की अर्निंग होती रही. एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमारे प्रोजेक्ट की, दैट इज़ 8 years, एंड सैल्वेज वैल्यू है दैट इज़ ₹8,000. मीन्स जो भी हमारी अगर एसेट है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट एसेट में किया है, तो जो भी उसकी वैल्यू होती है बेचने के बाद, तो वो मिली हमें ₹8,000. तो दिस इज द आवर क्वेश्चन. सो लेट गेट स्टार्ट द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ₹50,000 एंड एनुअल कैश इनफ्लो जो दे रखा है हमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो इस केस में हमें
जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो डिफरेंट दे रखा है। फर्स्ट 3 years ₹15,000 एंड नेक्स्ट 5 years ₹5,000 का कैश इनफ्लो हमें हो रहा है। और एस्टिमेटेड लाइफ हमारी 8 years एंड सैलवेज वैल्यू दैट इज़ ₹8,000। तो पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, एज द कैश इनफ्लोज आर नॉट इक्वल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट द पेबैक पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो जैसे कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया कि पहले 3 साल आपको 15,000 का एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है और आने वाले 5 years में 5,000 का कैश इनफ्लोज हो रहा है। तो इस केस में हमें कैलकुलेशन थोड़ी हमारी डिफरेंट हो जाएगी। तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की। तो इस केस में हम 50,000 इक्वल करने के लिए हमारे पास जितने भी ईयर्स की जो कैश इनफ्लो है हम उसे वन बाय वन ऐड करते चले जाएंगे। तो लिखेंगे हम फर्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो ₹15,000, सेकंड ईयर्स कैश इनफ्लो ₹15,000, थर्ड ईयर्स कैश इनफ्लो ₹15,000। अब 3 सालों तक हमें 15,000 रुपया कैश यहाँ पे मिल रहा है। इन द नेक्स्ट 4th ईयर, 3 साल के बाद जब हमारा 4th ईयर स्टार्ट हुआ तो हमें 5,000 एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है। तो हम 4th ईयर्स कैश इनफ्लो अगर लिखते हैं 5,000 और इनका टोटल करते हैं तो मीन्स 50,000 जो है वो यहाँ पे हमारा टोटल हो रहा है। मीन्स 50,000 जो हमारी प्रोजेक्ट की इनिशियल आउटले थी उसे रिकवर करने में हमें 4 ईयर्स का टाइम लग गया। टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मतलब 4 ईयर्स की एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो 50,000 है वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स हमारा जो पेबैक पीरियड है इज़ 4 ईयर्स। 50,000 को रिकवर 50,000 को रिकवर करने में हमें 4 ईयर्स का टाइम लग गया। तो दिस इज़ आवर आंसर, पेबैक पीरियड इज़ 4 ईयर्स। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू फाइंड आउट पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज़ एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ आफ्टर पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड रिकवर होने के बाद हमारे प्रोजेक्ट की कितनी लाइफ लेफ्ट है मीन्स पेबैक पीरियड रिकवर होने के बाद हमारे प्रोजेक्ट की कितनी लाइफ बची है मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल कैश इनफ्लो से। अब आप देख सकते हैं 8 ईयर्स हमारे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लाइफ थी और पेबैक पीरियड जो था हमारा 4 ईयर्स का था। तो 8 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो इट मीन्स जो प्रोजेक्ट की रिमेनिंग लाइफ है वो दैट इज़ 4 ईयर्स रह गई। और एनुअल कैश इनफ्लो हमारा इस केस में डिफरेंट है। पहले 3 साल हमें 15,000 का रिटर्न मिला, नेक्स्ट 5 ईयर्स का 5,000। जो एनुअल कैश इनफ्लो अब हम कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे आफ्टर पेबैक पीरियड। मीन्स 4 साल के अंदर हमारा पेबैक पीरियड रिकवर हो गया। ₹5,000 मल्टीप्लाई 4 ईयर्स तो आंसर निकल कर आता ₹20,000 जो कि है हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स पेबैक पीरियड रिकवर होने के बाद हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 4 ईयर्स की वो थी ₹20,000 विच इज़ आवर आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज टू कैलकुलेट पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स जो कि हमने जस्ट नाउ कैलकुलेट किए ₹20,000 और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट की वो है ₹50,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सभी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट कर देंगे इक्वल टू पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स दैट इज़ ₹20,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट इज़ ₹50,000, 20,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकलता है 40% जो कि है हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप पेबैक पीरियड फाइंड आउट किया।
पेबैक पीरियड में हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर रिकवर कर ली। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पेबैक पीरियड के बाद हमारी एनुअल कैश इनफ्लो हमें कितना प्रॉफिट्स हुआ, दैट इज़ ₹20,000। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप पे हमने कैलकुलेट किया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। So students, in this video you have learned that how to find out payback period and post payback profitability, and third one is post payback profitability index. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.